नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से संवाद किया जा रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो उन कामों को भी पूरा करेंगे। यात्रा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। कहा गया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को यात्रा कराएंगे और ये हमारा संकल्प है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो। और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सब का काम चलना चाहिए। और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के अभी से ही करीब 15 लाख से ज्यादा यानी कि 15 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है। और इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। चारधाम बता दें कि चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी संबंधित सभी विभाग लगातार काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी जनवरी से कर रहे हैं और इसके लिए 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल तक सड़क से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा को लेकर हम लोग जनवरी से तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 एजेंसीज काम कर रही हैं सड़क के ऊपर। एक एनएच पीडब्ल्यूडी डिवीजन काम करता है, इसके अलावा बीआरओ के पास कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन एनएचआईडीसी भारत सरकार की कंपनी उनके पास भी है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो अलग से काम करती हैं। और लगातार हम लोग क्योंकि पिछले 3 महीने से रिव्यू कर रहे हैं इसमें, तो कल भी मैंने डिटेल रिव्यू किया। उसमें सभी टीमों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये 25 अप्रैल तक जो भी सतह सुधारीकरण का काम है, जो और रंगाई पुताई का काम है, या जो भी मलबा आया था उसको हटाना है, जो माइनर रिपेयर वगैरह, ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और चारधाम में आने वाले जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मंगलौर का दौरा किया। मंगलौर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि इस बिल का जल्द ही प्रत्येक वर्ग के मुसलमानों को लाभ मिलने वाला है। शादाब शम्स ने यह भी कहा कि जहां जहां उनके पुतले फूंके गए उसी जगह पर मेरा भरपूर स्वागत किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब मुसलमानों की आह को सुना है और इसलिए उनको एक उम्मीद दिखाई है। और उस उम्मीद का जीता जागता सबूत है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों, गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है। और साफ साफ ये दिख रहा है कि एक तरफ लोग इस गरीब मुसलमान को उसका हक ना मिले उसके लिए विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो इसका पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज जिस तरह से जो जोश मुझे दिखा, मैं दिल्ली से 10 दिन बाद आज वापस उत्तराखंड लौटा हूं। लगातार हमने इसके पक्ष में अपनी आवाज को उठाई है और मंगलौर का जो पसमानदा गरीब मुसलमान है वो जिस ताकत के साथ खड़े होकर स्वागत कर रहा है, नारसन में जितना भव्य स्वागत हुआ,
तमाम मुसलमान उभर के आ रहे हैं और कह रहे हैं न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये साफ साफ दिख रहा है इससे कि अब देश का जो मुस्लिम तबका है, जो गरीब तबका है, जो यतीम मिस्कीन बेवा बहनों का हक था, जो वक्फ मिलना चाहिए था उन्हें, उस वक्फ के ऊपर चंद अमीर लोग डाका डाल के बैठे थे। उन गरीबों को, उन अमीरों से हक लेकर उन गरीबों को देना, ये जिम्मेदारी, ये नई उम्मीद में दिखी है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, जिसको हमने उम्मीद का नाम दिया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं, जिनके पास, जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने सबके ज़कात खैरात के माल को खाया है, अब उनसे वापस लिया जाएगा। ये गरीबों का हक है और गरीबों का, मजलूमों का हक उनको मोदी सरकार वापस देने जा रही है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, मदारिस को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तानों को छीन लिया, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय में हमारी बैठ के वार्ता हुई, संगठन में बैठ के वार्ता हुई, किसी मुसलमान से किसी की मस्जिद, किसी की कब्रगाह, किसी की खानका, किसी की कब्रगाह नहीं छीनी जा रही है। सब जो जहां है वो वहीं रहेगा। सबको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया जाएगा। हम जल्द सबका सर्वे कराने जा रहे हैं। एक एक चीज का सर्वे होगा, जहां जो होगा वहां वो दर्ज किया जाएगा। लेकिन जो ज्यादतियां थी वक्फ बोर्ड की, उस पर लगाम लगाई है कि अब वक्फ बोर्ड में वक्फ बाय यूजर को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी को अगर अपनी मस्जिद या मदरसा कुछ बनाना है तो उसको वक्फ बाय डीड करनी पड़ेगी। अब आज के बाद जब कोई अपनी जमीनों को दान देगा तो उसे अपनी प्रॉपर्टी को ऑन राइटिंग कोर्ट में जाके वक्फ हिब्बेनामा, वक्फनामा के तहत उसको दान करनी पड़ेगी। जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उनसे जो प्रॉपर्टियां जबरदस्ती उन्होंने गरीबों के हक को कब्जाया है, उनसे लेकर अब गरीबों का उत्थान किया जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गरीब बेघरों को अब घर देने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। बेसहाराओं को सहारा देने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। वक्फ की संपत्तियों को मोदी सरकार चाहती है कि डेवलप करे और देश को मजबूत बनाए, क्योंकि देश मजबूत तब बनेगा जब देश की जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ समाज है, जब उसका विकास होगा। चिंता मत कीजिए, अब तो चारों तरफ आपको शुरुआत दिखाई देगी। जहां अवैध कब्जे एक एक इंच उन वक्फ माफियाओं से छीनकर गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवा बहनों का जो हक है उनको दिया जाएगा। अब आपको इन वक्फ की संपत्तियों पर अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स नजर आएंगे, अच्छे अस्पताल नजर आएंगे, जो मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज के काम आएंगे। नदी नाले तालाब की जमीन पर हुए कब्जे को लेकर जहां इस समय अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं नगर पालिका विकास नगर को भी नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर नगर पालिका विकास नगर के अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल ने कहा कि एक पिटीशन हाई कोर्ट में उर्मिला थापा बनाम सरकार चल रही है, जिसमें कि नदी नाले, खाले, तालाब की भूमि पर से कब्जे हटाने को लेकर रीट पिटीशन दायर की गई है। इस क्रम में नगर पालिका विकास नगर को भी नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तहसील के माध्यम से हाईकोर्ट में उसका जवाब दिया गया है कि लगभग 300 से 400 साल पहले यमुना नदी यहां से होकर बहती थी। उस समय की परिस्थिति कुछ और थी और इस समय की कुछ और है। हाई कोर्ट के डबल बेंच का एक आदेश है कि रिवर बेल्ट के किनारे ढांग पर जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए। विकास नगर की, हमारी तहसील की परिस्थिति अलग है। विकास नगर नगर पालिका को जो नोटिस मिला है उसका जवाब हमने माननीय हाई कोर्ट को तहसील के माध्यम से दे दिया है, क्योंकि हमारे नगर पालिका कार्यालय से करीब 8 किलोमीटर जो यमुना नदी बहती है और हमारा जो नगर पालिका का ऑफिस है वो ढांग के उसकी श्रेणी ढांग भले ही है, लेकिन कभी 300 या 400 साल पहले यहाँ पर यमुना नदी बहती थी, तो उस समय की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और अलग है। और अगर कोर्ट में सरकार अपना पक्ष अच्छे से रखती तो जो ये उर्मिला थापा बनाम जो सरकार जो पिटीशन हाई कोर्ट में चल रही है, इस पर जो है हमारे यहाँ विकास नगर में 1992 में बंदोबस्त हुआ है। बंदोबस्त में इस ढांग की श्रेणी में बंदोबस्त विभाग जो है आबादी घोषित कर चुके हैं।
आज सुबह डोईवाला से देहरादून की ओर जा रही अमृतसर धून एक्सप्रेस जैसे ही डोईवाला रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी तो चांदमारी फाटक के पास जाते ही टेक्निकल खराबी आ जाने का कारण रुक गई। वहीं सूचना मिलते ही डोईवाला स्टेशन मास्टर सहित इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन को दुरुस्त करने में जुट गई। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन ठीक हो पाई। उसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए देहरादून की ओर रवाना हुई। अचानक ट्रेन के खराब हो जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डोईवाला स्टेशन मास्टर ने बताया कि अमृतसर धून एक्सप्रेस के लोको पायलट द्वारा सूचना मिली कि पेंटो इलेक्ट्रिक टच में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसको दुरुस्त करके ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। में गड़बड़ी हुई थी, इसके चलते ट्रेन खड़ी हुई थी। अब ठीक हो गया, चल रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? ये देहरादून जा रही है, आ रही है अमृतसर से देहरादून। वो लोको पायलट ने बताया कि पेंटोग्राफ गड़बड़ हुई थी, लगभग 45 मिनट लगे। वर्षों से लच्छीवाला वन रेंज कार्यालय से शक्तिवाला तक जर्जर हालात में पड़ी सड़क, जिसके की जीर्णोद्धार की लगातार ग्रामीण मांग करते आ रहे थे। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने जहां सोमवार को इस सड़क की जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया, वहीं 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वहीं ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों का ये आरोप था कि पहले ये सड़क 12 फीट चौड़ी थी, लेकिन अब मात्र 9 फीट चौड़ी बनाई जा रही है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने सड़क के जीर्णोद्धार के कार्य को भी रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती और सड़क को पूरी 12 फीट चौड़ी तक नहीं की जाती, तब तक इस सड़क का निर्माण कार्य वहीं वे नहीं होने देंगे। कि हमारी रोड ये 12 फीट की थी, इन्होंने 9 फीट कर दिया। इधर भी पानी उधर भी पानी। ये पुलिया, मेन तो पुलिया है हमारा, ये यहीं से नाला आता है, घरों में पहुंचता है ये पानी। हमें बहुत दिक्कत आती है। और ये 9 फीट रोड बन रखी है, जो बाद में ये बरसात में पानी आएगा तो एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। एक्सीडेंट का खतरा है इधर से भी उधर से भी। हमें 12 फीट रोड चाहिए तो चाहिए। अब मेन सिटी बस भी आती है, रोडवेज भी आते हैं, ट्रक भी आते हैं। अब विधायक जी बोले कि ट्रक रोको, हम 12 बजे रात रोकने जाएंगे, वहाँ 12 बजे रोकने जाएंगे हम। तो हमें 12 फीट रोड चाहिए तो चाहिए, तो नहीं बनेगी। हमने काम बंद कर दिया, हम यहीं पर धरना पे बैठे, हो सके हम आगे भी पहुँच जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम गीता राणा है, मैं लच्छीवाला से बिलोंग करती हूँ। ये मांग है कि एक तो बहुत साल बाद ये रोड बन रही, ये भी बना रहे 12 का, इन्होंने 10 से 10 का 9 कर दिया। दूसरे में पानी का जो ढाल है, ना तो इधर हुआ ना तो उधर गांव की तरफ ढाल कर दिया। बच्चों को हम जो है फीड में बो के स्कूल में ले जाते हैं, वहाँ नीचे यहाँ गाड़ी नहीं आ पाती बड़ी बस। और जो है गांव वालों की तरफ सारा पानी रहा है, सारे गांव के मकान खतरा हो गया। जंगलात वालों ने बाउंड्री बता दी, गांव को नुकसान करा दिया। अब इसमें हम क्या कर पाएंगे, क्या बोलेंगे? रखे थे, अच्छा बोलने नहीं दिया, वहाँ मुंह बंद कर दिया हमारा, बोलने नहीं दिया। वहाँ बोले चुप रहो चुप रहो। मैंने ये भी बात करी कि भाई फ्लाईओवर से नीचे जो है रोड आनी चाहिए। उन्होंने बोले बन रहे भाई। मैंने कहा हमारे सुनने में न्याय नहीं बना, हमें तो मेन वहां से चाहिए यहाँ आने के लिए। और किसी ने बोल दिया कि नहीं बन रहे या अफवाह मचा रखा, ऐसा बोला। अभी सुना हमने कि यहाँ से काम शुरू कर। दिक्कत आती है, बरसात में इतनी दिक्कत आती है कि हम गेट से बाहर नहीं आ पाते। सारा नया गांव जो देहरादून का जो मलमा आता है यहाँ पर जमा हो जाता है, और हम लोग पाता हम बेलचा से फेंकते वो मलमा को। नहीं बिल्कुल सड़क नहीं। ये अगर ये रोड नहीं बनेगी तो हमारा धरना जारी रहेगा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा के एक दायित्वधारी विश्वास डाबर ने भाजपा की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, जिसमें 1-2 दिन से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि प्रदेश में भाजपा सरकार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ हो, चाहे उसने इस मामले में जमानत भी करा ली हो, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर करने का काम किया जाएगा। अगर मुकदमा समाप्त हो
चुका है तभी प्रदेश में रह सकते हैं तथा सरकार ने कानून भी बना लिया है कि अगर वे व्यक्ति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। और इस मामले में भाजपा सरकार पहले ही कई व्यक्तियों को पैर में गोली भी मार चुकी है। और उन्होंने कहा कि भाजपा के दायित्वधारी के इस वीडियो से साफ हो जाता है कि प्रदेश में किया घटित हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर्स नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है तथा प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अभी 1-2 दिन पहले भाजपा के दायित्वधारी, उनको छिछोरा दायित्वधारी भी कह सकते हैं, और वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा, चाहे उसने जमानत भी करा ली हो, उसको प्रदेश से हम बाहर निकालेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके पैरों में हम गोली मारेंगे, और लगातार हम कर भी रहे हैं। उनका कहना है मतलब फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। सरकार खुद कह रही है, सरकार के दायित्वधारी कह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर फर्जी एनकाउंटर है। ऐसे में आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। एक तरह से प्रदेश के अंदर जंगल राज आज कायम हो चुका है। और मेरा इसमें कहना यह जनसंघर्ष मोर्चा का, अगर आपको यही सब करना है तो जो पार्टी के पदाधिकारी, चाहे आपकी विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो भी हैं, और वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, चाहे उन्होंने जमानत भी करा के उनके भी पैर में गोली मारी है ना, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाइए। न जाने प्रदेश में इस सरकार को क्या हो गया, ऐसे गैर जिम्मेदार, ऐसे छिछोरे व्यक्ति को इस प्रदेश की छवि को धूमिल करने के लिए, तार तार करने के लिए क्या दायित्व दिया, ये समझ ही नहीं आ रहा। क्या वो कानून से बड़े होंगे? क्या कानून कुछ है नहीं? तो अगर यही हाल चलता रहा तो प्रदेश के अंदर न्यायालयों की क्या जरूरत है? आप कैसे कह सकते हैं? ये निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश के अंदर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धमका रहे हैं सन्यासी को। इस तरह का उनके खिलाफ कोई मामला होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण। और उस मामले में मेरा इसमें यह भी कहना है कि ये वही दायित्वधारी हैं जिन्होंने अपने होटल, अपने जो इनका कॉम्प्लेक्स है, उसको पार्किंग के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत नामी गिरामी स्कूल है इनके बगल में है, उसकी जो लीज है बहुत साजिश के तहत वो समाप्त हो रही थी कि उनको वहां से बेदखल किया जाए। अरे आप ये तो देखते कि कई हजार बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ, लेकिन उनकी ऊंची पहुंच थी इसलिए उनको, सरकार को भी और उनको भी बैकफुट पे आना पड़ा। तो आज इस मामले में आज हमारा जो राजभवन है आखिर क्या देख रहा है? जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं देश प्रदेश की, वो आखिर क्या देख रही है कि इतना बड़ा नंगा नाच हो रहा है प्रदेश के अंदर, दिन दहाड़े एनकाउंटर हो रहे हैं और वो भी फर्जी तरीके से। ये हम नहीं कह रहे, ये स्पष्ट हो चुका है उनके बयान से, इस प्रदेश में फर्जीवाड़ा हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। और इस मामले में जो तमाम अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, उनके मामले में मोर्चा न्यायालय की शरण लेगा। माननीय न्यायालय के हम चौखट में जाएंगे और ये तमाम जो चीजें आज जो इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस शुरू की है सरकार ने, उसका बेनकाब करेंगे, उनका जो है चेहरा जनता के सामने। सितारगंज के जेडी रेस्टोरेंट में रीजनल राष्ट्रवादी पार्टी की एक बैठक हुई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल उपस्थित रही। इस अवसर पर सुलोचना इष्टवाल ने बताया कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और किसी भी असहाय गरीब व्यक्ति पर जुल्म या फिर नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी को किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी है तो वे उनके साथ संपर्क कर सकता है। सुलोचना इष्टवाल ने कहा कि पार्टी हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करेगी। इस अवसर पर सदस्यता अभियान भी चलाया गया। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।